Good morning. I am Rabindra Kumar Behra. Welcome to my physics class. Last class we have discussed about moment of inertia, parallel axis theorem, perpendicular axis theorem and their application to some symmetrical object. जैसे कि रिंग पे हमने अप्लाई किया था, डिस्क पे हमने अप्लाई किया था, हम रॉड पे भी अप्लाई किए थे, वाह, तो वहां पे हमने अप्लाई किया था. Today we are going to discuss about angular momentum and conservation of angular momentum. क्या पढ़ेंगे आज हम? एंगुलर मोमेंटम पढ़ेंगे, हाँ कि नहीं, एंड पढ़ेंगे कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम. देखो ये एंगुलर मोमेंटम क्या चीज होता है, एंगुलर मोमेंटम क्या चीज होता है. ये जो एंगुलर मोमेंटम का चीज होता है इसे हम क्या बोलते हैं, कोई मोमेंट ऑफ मोमेंटम होता है. क्या होता है? मोमेंट ऑफ मोमेंटम होता है. आया समझ में कि नहीं? मोमेंट ऑफ मोमेंटम होता है. नाम सुनाई सुनाई लग रहा है, पहले कब यूज किए थे ये वाला टॉप, मोमेंट ऑफ मोमेंटम. आ रहा है समझ में? तो हम एक यूज किए थे कोई भी एक वीडियोस में मोमेंट ऑफ फोर्स. आ रहा है समझ में? अरे हाँ या ना, मोमेंट ऑफ फोर्स हमने यूज किया था. तो मोमेंट ऑफ फोर्स क्या है? मोमेंट ऑफ फोर्स है टॉर्क. अरे हाँ या ना, जिसको हम लिखते थे फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस. ये वाला आर परपेंडिकुलर है. याद आ रहा है? कुछ याद नहीं आ रहा है तो मेरा जो वीडियोस है टॉर्क के रिलेटेड, वह मेरा जो वीडियोस है टॉर्क रिलेटेड, उसको जाके सर्च करो आप मेरे चैनल पे और इसे जरूर देखो. वह टॉर्क के वीडियो को जरूर देखो. तो टॉर्क इक्वल टू फोर्स इनटू क्या बनता है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस. आया समझ में? उसी हिसाब से ये जो मोमेंट ऑफ मोमेंटम मेरा क्या बनेगा, उसको हम एल पे रिप्रेजेंट करते हैं. ये था लीनियर फोर्स, उसी तरह मैं लूंगा लीनियर मोमेंटम. हाँ जी नहीं, लीनियर फोर्स था, लीनियर मोमेंटम लूंगा, उसके हिसाब से परपेंडिकुलर डिस्टेंस. डी एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस है. हाँ, तो क्या मैं लिखूंगा? लीनियर मोमेंटम. क्या लिखूंगा? लीनियर मोमेंटम इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस. आया समझ में कि नहीं? आ रहे हाँ या ना? लीनियर मोमेंटम इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यही तो बनता है ना. तो लीनियर मोमेंटम इनटू क्या बना मेरा? परपेंडिकुलर डिस्टेंस. तो ये जो लीनियर मोमेंटम इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बना, इसे हम और क्या क्या लिख सकते हैं? देखो, L इक्वल टू मेरा परपेंडिकुलर डिस्टेंस में इसे R परपेंडिकुलर लिख सकता हूं, इसे P भी लिख सकता हूं. आया समझ में? R परपेंडिकुलर लिख सकता हूं और P भी मैं लिख सकता हूं. इसे मैं और एक चीज भी लिख सकता हूं. अच्छा ठीक है, अब देखो क्या मैं बताता हूं. थोड़ा सा इसका यूनिट लिख लो, इसका यूनिट लिख लो. बेसिक चीज पहले देख लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे. यूनिट्स लिख दो. यूनिट में क्या बनेगा? एसआई में इसका यूनिट क्या बनेगा? P का इक्वल टू mv हो रहा है. P इक्वल टू क्या बनेगा? mv. ये लिख लू, R परपेंडिकुलर इंटू P का वैल्यू mv में लिख लेता हूं. kg मीटर पर सेकेंड इंटू मीटर, तो क्या बनेगा? kg मीटर स्क्वायर बाई सेकेंड. एसआई में सीजीएस में बनेगा ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर बाई सेकेंड. अब उसका डायमेंशन क्या बनेगा? एल का डायमेंशन, कभी कभी डायमेंशन पूछ लेता है एग्जाम पे. डायमेंशन क्या बनेगा? इसका बनेगा L1, इसका बनेगा M1 L1 T माइनस 1. आया समझ में? तो क्या बना टोटल? M1 L2 T माइनस 1. एल का डायमेंशन क्या बना? M1 L2 T माइनस 1. आया समझ में कि नहीं? एल का डायमेंशन क्या बना? M1 L2 T माइनस 1. आया समझ में? ये वाला चीज इतना तक तो क्लियर हो गया ना. बेसिकली चीज हमारा एंगुलर मोमेंटम क्या होता है ना, कोई लीनियर मोमेंटम है इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है. हाँ कि नहीं? और उसका जो एक्चुअल डेफिनेशन होता है मोमेंट ऑफ मोमेंटम या एंगुलर मोमेंटम का, क्या होता है ना, एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए पार्टिकल अबाउट एन एक्सिस इज डिफाइंड एज द मोमेंट ऑफ मोमेंटम ऑफ दैट पार्टिकल, मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल अबाउट दैट एक्सिस. हाँ, वो वाला को दिखेंगे, डेफिनेशंस को भी चलेंगे. एक एक्सिस या एक पॉइंट के हिसाब से हमको लीनियर मोमेंटम देखना पड़ेगा. एक्सिस के हिसाब से भी दिखेंगे
पॉइंट के हिसाब से लिखेंगे। एक चीज देखो, अगर मैं थोड़ा सा यहाँ पे कंपेयर करूं लीनियर मोशन, थोड़ा सा मैं कंपेयर करता हूं, एक बेसिक आइडिया देखते हैं क्या होता है लीनियर मोशन और रोटेशनल मोशन पे, लीनियर मोशन और रोटेशनल मोशन पे, हाँ कि नहीं, क्या क्या देखता हूं, दिखाई दे रहा है सबको, हाँ ठीक ठाक चल रहा है। लीनियर मोशन और रोटेशनल मोशन को अगर मैं कंपेयर थोड़ा सा करूं तो मुझे क्या मिलता है, मास के हिसाब से मुझे यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिलेगा, और काफी सारे क्वांटिटीज भी हैं वहां, और काफी सारे क्वांटिटीज भी हैं जो क्वांटिटी के हिसाब से हम लिख रहे हैं। लीनियर डिस्प्लेस के हिसाब से इसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है, वहां पे एस तो यहाँ पे थीटा, यहाँ पे भी तो यहाँ पे ओमेगा। अब मास के हिसाब से यहाँ कौन आ रहा है, आई आ रहा है। उसी हिसाब से अगर मैं लीनियर मोमेंटम P इक्वल टू mv को देखूं, क्या लिखूं, P इक्वल टू mv को देखूं, तो यहाँ पे P की जगह मैं क्या लिखूंगा, a लिखूंगा, m की जगह क्या लिखूंगा, I लिखूंगा, यहाँ पे लीनियर वेलोसिटी की जगह क्या लिखूंगा, एंगुलर वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी की जगह क्या लिखूंगा, एंगुलर वेलोसिटी, P इक्वल टू mv, तो यहाँ पे क्या बनेगा, L इक्वल टू I ओमेगा। अरे हाँ या ना, तो P इक्वल टू mv की जगह L इक्वल टू क्या बनेगा, I इंटू ओमेगा बनेगा, हाँ जी नहीं। उसी तरह यहाँ पे जो फोर्स F आ रहा था, ma आ रहा था, फोर्स की जगह हम यहाँ पे क्या लिखते थे, टाउ लिखते थे, टॉर्क, फोर्स की जगह क्या लिखते हैं, टॉर्क लिखते हैं, m की जगह I लिखेंगे, लीनियर एक्सीलरेशन का एंगुलर एक्सीलरेशन अल्फा लिखेंगे। आया समझ में मैं क्या बोल रहा हूँ, अच्छी तरह से देखो, ये थोड़ा कंपेरेबल चीज है, सारे प्रूफ में करूंगा आज। P इक्वल टू mv, लीनियर मोमेंटम इक्वल टू मास इंटू लीनियर वेलोसिटी, यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम इक्वल टू क्या बनता है मेरा, वहां पे मास के लिए हम यहाँ पे लिखते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया, लीनियर वेलोसिटी के लिखे क्या लिखेंगे, एंगुलर वेलोसिटी। यहाँ पे F इक्वल टू ma था, मास इंटू लीनियर एक्सीलरेशन, यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंटू एंगुलर एक्सीलरेशन। ये वाला जो प्रूफ है आज हम क्या क्या करेंगे, देखो L इक्वल टू आई ओमेगा का प्रूफ में बनाऊंगा, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है, बनाऊंगा, थोड़ा पेशेंस होगा, आज का लेक्चर जैसे आगे बढ़ते बढ़ते चलेगा। यहाँ पे हम L इक्वल टू आई ओमेगा की प्रूफ करेंगे, टाउ इक्वल टू dl बाई dt भी हम प्रूफ करेंगे। ये टाउ इक्वल टू dl बाई dt कैसे यहाँ पे कंपेरेबल है, हमने न्यूटन सेकेंड लॉ में पढ़ा था, F इक्वल टू dp बाई dt पढ़ा था कि नहीं, F इक्वल टू dp बाई dt पढ़ा था। F के हिसाब से यहाँ कौन आएगा, टाउ आएगा, d बाई dt ऑफ P के हिसाब से कौन आया, L आया। देखो ये न्यूटन सेकेंड लॉ लीनियर मोशन में, ये न्यूटन सेकेंड लॉ रोटेशनल मोशन पे, पूरा एक कंपेरेबल चीज होता है या नहीं, पूरे कंपेरेबल चीज होता है। लीनियर मोशन को रोटेशनल मोशन से कंपेयर करते करते चलो सारे क्वांटिटी देखो, यहाँ पे जो क्वांटिटी है यहाँ पे भी उसी टाइप का क्वांटिटी आएगा। आ रहा है समझ में, अरे हाँ कि नहीं, अरे हाँ या ना। तो यहाँ पे टाउ इक्वल, ये भी मैं प्रूव करूंगा आज के लेक्चर में, ये भी मैं प्रूव करूंगा आज के लेक्चर में, हुआ, थोड़ा पेशेंस रखो। तो बेसिकली तुमको एक आइडिया आ गया है कि मोमेंट ऑफ मोमेंटम और एंगुलर मोमेंटम क्या होता है ना, कोई लीनियर मोमेंटम के साथ हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस को मल्टीप्लाई करते हैं, लीनियर मोमेंटम के साथ हम क्या मल्टीप्लाई करते हैं, एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस को। आया कि नहीं समझ में, अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा चीज यहाँ पे लिखो, मिटा देता हूं, जो जिसका जो लिखना है लिख लो, स्क्रीन को पॉज करके मैं मिटाने जा रहा हूं थोड़ा सा। देखो यहाँ पे क्या होता है, जैसे कि हमने देखा कि टाउ इक्वल टू मेरा बना है r क्रॉस f, क्या बना था, टाउ इक्वल टू r क्रॉस f। किसी भी बॉडी को लीनियर मोशन में थोड़ा सोचो, किसी भी बॉडी को फोर्स देने से उसका मोमेंटम आता है। एक्चुअली क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम हमारा इंपल्स देता है, इंपल्सिव फोर्स देता है, हाँ कि नहीं। तो फोर्स देने से उसका मोमेंटम चेंज होता है, हाँ कि नहीं। फोर्स कुछ टाइम से देने से उसका मोमेंटम चेंज होता है। तो उसी तरह बॉडी रोटेट करना शुरू करेगा तभी मेरा एंगुलर मोमेंटम क्रिएट होता है। बॉडी रोटेट करना शुरू करेगा तभी मेरा क्या क्रिएट होता है, एंगुलर मोमेंटम। वो जो बॉडी रोटेट क्यों करता है, ये टॉर्क के वजह से। बॉडी रोटेट क्यों करता है, टॉर्क के वजह से। जैसे कि मूवमेंट ऑफ फोर्स मेरा होता है r क्रॉस एफ, जिस तरह मूवमेंट ऑफ फोर्स मेरा होता है r क्रॉस एफ, उसी तरह मेरा मूवमेंट ऑफ मोमेंटम मेरा क्या बनेगा,
आर क्रॉस पी। मोमेंट ऑफ मोमेंटम मेरा क्या बनेगा, आर क्रॉस पी। आया समझ में कि नहीं? मोमेंट ऑफ मोमेंटम मेरा क्या बनेगा, आर क्रॉस पी। अरे हाँ या ना, आ रहा है समझ में? उसी इसका डायरेक्शन भी वही राइट हैंड स्क्रू रूल के तरह होगा या राइट हैंड पाम रूल के तरह होगा। जैसे हमने टॉर्क का डायरेक्शन सोच रहे थे किसी भी एक्सिस के हिसाब से, उसी तरह हम एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन भी लेंगे किसी भी एक्सिस या किसी भी पॉइंट पे। देखो कैसे करता हूं, सोचो जरा। यहां पे कोई मास m है, ये कोई वेलोसिटी v से ऐसे जा रहा है। मान के चल कि यहाँ पे इस पॉइंट के हिसाब से मुझे एंगुलर मोमेंटम अबाउट a निकालना है। एंगुलर मोमेंटम अबाउट a निकालना है। तो ये कितना दूरी पे है, ये मान के चल कि r दूरी पे है। ये पॉइंट a से, ये पॉइंट p है। पॉइंट p से पॉइंट a r दूरी पे है। तो एंगुलर मोमेंटम कैसे निकालेंगे? इसको थोड़ा यहां से एक्सटेंड कर लो, इसको थोड़ा यहां से एक्सटेंड कर लो। कितना एंगल ये वेलोसिटी के हिसाब से बना रहा है, थीटा एंगल। यही तो आर है ना, इसी आर को मैं यहां से थोड़ा एक्सटेंड कर लिया, यही तो थीटा है ना। अरे हाँ या ना, स्मॉलर एंगल हम लेंगे, v और r के बीच का स्मॉलर एंगल से हम कंसीडर करेंगे। तो आप देख क्या मैं बोल रहा हूं, r में बैठो, देखो r में बैठो, v के तरह अपना ये चारों उंगली कर्ल करो। किसके तरफ, v के तरफ। देखिए यहां पे मैंने बैठा, v के तरफ मैंने कर्ल किया, तो मेरा जो थंब है, एक्सटेंडेड थंब जिस तरफ जाएगा वही मेरा डायरेक्शन रहेगा। आइदर इनवर्ड और आउटवर्ड होगा, आइदर इनवर्ड और आउटवर्ड होगा। यहां से आ रहे तो v की तरफ मैंने कर्ल किया, देखिए सर v की तरफ मैंने कर्ल किया, ये मेरा इधर आया। अगर मेरा r इधर होता, v इधर होता, ये मेरा v होता, ये मेरा r होता, तो मैं क्या करता ना, r से बैठता, v के तरफ कर्ल करता। v इधर है तो v इधर, मतलब इधर मुझे चलना पड़ेगा। तो कैसे होता, a से जाता, ये वाला होता, हाँ कि नहीं? यहां पे मेरा क्या है, हाँ कि नहीं? इधर में चलता, v की तरफ कर्ल किया, ये मेरा आया, आउटवर्ड होता। यहां पे क्या है, r से v, r इधर है, v इधर है, v के तरफ में चलू, एक्सटेंडेड थंब विल गिव मी द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, हाँ कि नहीं? अरे हाँ या नहीं? कर्ल द फिंगर ऑफ योर राइट हैंड फ्रॉम r to v, from r to v, then the extended thumb will give you the direction of angular momentum. Extended thumb will give you the direction of angular momentum. तो यहां पे जो एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन आया, मैं लिख सकता हूं इनवर्ड। क्या लिख सकता हूं, इनवर्ड। मैग्नीट्यूड में लिखूंगा, थोड़ा पेशेंस रखो, मैग्नीट्यूड में लिखूंगा। ये पहले इसका डायरेक्शन देख लेंगे, क्या आएगा, इस तरह इनवर्ड आएगा। अरे हाँ या ना, आ रहा है समझ में? अरे हाँ या ना? हाँ ठीक है। अब देखो ये कहां तक घुमा मेरा, ना इस तरह घुमा, कहां तक घुमा, ना इस तरह, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज। तो इनवर्ड लिखूंगा तो मैं क्या लिखूंगा, क्लॉकवाइज ही लिखूंगा। इनवर्ड लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, क्लॉकवाइज ही लिखूंगा। अगर मैं आउटवर्ड लिखा डायरेक्शन को, सोचो जरा, दो चीज आता है हमारे दिमाग में। अगर मैं आउटवर्ड लिखा तो क्या बनेगा, ये से बनेगा, तो क्या बन जाता है मेरा, एंटी क्लॉकवाइज। क्या मेरा बन जाता है, एंटी क्लॉकवाइज। आया समझ में? अरे हाँ या ना? इनवर्ड बनेगा तो इसको इनवर्ड भी बोल सकते हैं या फिर क्लॉकवाइज भी बोल सकते हैं। आउटवर्ड बनेगा या फिर हमारा इसको बोल सकते हैं एंटी क्लॉकवाइज। आया समझ में? अब मैग्नीट्यूड इसका देखते हैं, अब मैग्नीट्यूड इसका देखते हैं। ये जो v बना है, ये जो v बना है यहाँ पे, ये जो मेरा v बना है यहां से, तो इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या बनेगा? देखो इधर देखो कैसे बना है, ये वाला ऐसे गया है v वेलोसिटी में। यहां पे कोई मेरा मास है तो इसी डायरेक्शन में मेरा मोमेंटम क्या आएगा, mv आएगा। अरे हाँ या ना? m यहाँ पे, v यहाँ पे, इसी डायरेक्शन में मेरा क्या आएगा, मोमेंटम आएगा, p इक्वल टू mv। अब इधर मेरा कौन लग रहा है, r लग रहा है। इसको मैंने एक्सटेंडेड इस तरफ क्या है, ये वाला मेरा थीटा है। तो r का परपेंडिकुलर डिस्टेंस मोमेंटम के साथ होगा। क्या करेंगे, लीनियर मोमेंटम इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस टू मोमेंटम। फॉर्मूला क्या था हमारा, लीनियर मोमेंटम इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो r का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन होगा, यही वाला होगा ना, r का परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अगर ये r वेक्टर हुआ तो यहां पे आएगा कौन, r cos थीटा, यहां पे आएगा r sin थीटा, यहां पे आएगा इसी डायरेक्शन पे कौन आएगा, r cos थीटा आएगा, और इसी डायरेक्शन पे कौन आएगा, r sin थीटा। अब ये जो होगा ये भी होगा पैरेलल के हिसाब से,
तो ये वाला कौन आएगा, आर साइन थीटा। आया कि नहीं समझ में? तो ये वाला को पॉइंट के मान लो, ये वाला पॉइंट को वाई मान लो, हाँ कि नहीं? तो मैं क्या लिख सकता हूं यहाँ पे, लीनियर मोमेंटम अबाउट ए, लीनियर मोमेंटम अबाउट ए लिख सकता हूं वाई के इंटू एम भी, वाई के इंटू एम भी। अरे हाँ या ना, वाई के इंटू एम भी। तो वाई के मेरा क्या बन गया, आर साइन थीटा। वाई के मेरा क्या बन गया, आर साइन थीटा इंटू एम भी। अरे हाँ या ना, वाई के इक्वल टू क्या बन गया मेरा, आर साइन थीटा इंटू एम भी। तो इसे हम लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं एम भी के जगह पी लिख सकता हूं, ये मैंने आर साइन थीटा लिख सकता हूं। अरे हाँ या ना, तो आर पी साइन थीटा एल ए, अच्छा एल ए इक्वल टू आर पी साइन थीटा में लिख सकता हूं। अरे हाँ या ना, तो एल अबाउट ए, एल अबाउट ये वाला पॉइंट मेरा, सॉरी ये वाला पॉइंट मेरा ए है, इसी हिसाब से हम निकाल रहे हैं ना। एल ए इक्वल टू, इसे मैं वेक्टर बनाना चाहूं, ये वाला उसका मैग्नीट्यूड है, ये वाला इसका मैग्नीट्यूड है आरपी साइन थीटा। आरपी साइन थीटा उसे मैं एन कैप दे सकता हूं, उसे मैं एन कैप दे सकता हूं। अब मैं एल ए का वेक्टर लिख सकता हूं, आर वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर, आर वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर। आया समझ में? लीनियर मोमेंटम अबाउट पॉइंट ए, लीनियर मोमेंटम अबाउट एनी पॉइंट, अबाउट ए लो या एनी पॉइंट लो, तो क्या बनेगा मेरा, आर क्रॉस पी बनेगा। डायरेक्शन क्या आता है यहाँ पे, इस सिचुएशन के लिए डायरेक्शन क्या आता है, इनवर्ड या क्लॉकवाइज, इनवर्ड या क्लॉकवाइज। अरे आया कि नहीं समझ में? अरे समझ में आया कि नहीं? ना इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगा मुझे लगता है। थोड़ा आगे बढ़ेंगे, थोड़ा आगे बढ़ेंगे। देखो मैंने क्या किया था, मोमेंटम लिया था, मोमेंटम से परपेंडिकुलर डिस्टेंस मैंने चूज किया। आर कॉस थीटा परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं है, आर कॉस थीटा उसका पैरेलल डिस्टेंस है, आर साइन थीटा उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। वही आर साइन थीटा को मैंने पी से मल्टीप्लाई किया तो आर पी साइन थीटा बना, आर पी साइन थीटा एन क्या, तो यहाँ पे बन गया मेरा आर क्रॉस पी। आया समझ में? अरे हाँ या ना, आगे बढ़े, मिटा नहीं जा रहा हूं इसको, आगे बढ़े। लिख लो, स्क्रीन को पल्स करके लिख लो, स्क्रीन को पल्स करके लिख लो, मैं आगे बढ़ता हूं। अब देखो मैं क्या करता हूं अभी, अब देख लीनियर मोमेंटम एल वेक्टर इक्वल टू मेरा क्या बना, आर क्रॉस पी। अब मैं इसको लिख सकता हूं आर क्रॉस एम भी, लिख सकता हूं कि नहीं? एम को बाहर लाता हूं, एम एक्स स्केलर क्वांटिटी, इसको मैं बाहर लाता हूं तो इसको लिख सकता हूं आर क्रॉस बी, लिख सकता हूं कि नहीं? अरे हाँ या ना, तो आर क्रॉस बी या आर क्रॉस पी में लिख सकता हूं यहाँ पे। अब देखता हूं क्या मैं लिख सकता हूं, अब मैं लिख सकता हूं m इंटू, सोच जरा, m इंटू इसको आर बी साइन थीटा तो हम लिखेंगे आर बी साइन थीटा, मैं लिख सकता हूं इसको। अरे हाँ या ना, हाँ तो देखा भाई m इक्वल टू आर, हम क्या लिखे थे पहले वाले में, क्या किए थे, वेलोसिटी इधर लिए थे, उसके हिसाब से हमने यहाँ पे आर साइन थीटा लिखा था। यही वाला परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो बना था, अरे यही वाला तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस बना था, तो मैं लिख सकता हूं वेलोसिटी इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, लिख सकता हूं कि नहीं? वेलोसिटी इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिख सकता हूं। अरे हाँ या ना, तो मैं क्या लिख सकता हूं इसको, m इंटू वेलोसिटी इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो एक नया फॉर्मूला मैंने लिखा, L इक्वल टू m इंटू v इंटू, अच्छा ये क्रॉस प्रोडक्ट नहीं है, वेक्टर नहीं दिया हूं तो इस मैग्नीट्यूड में मैं बात कर रहा हूं अभी। m इंटू वेलोसिटी इंटू r परपेंडिकुलर में लिख सकता हूं। अरे हाँ या ना, वेलोसिटी इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस में लिख सकता हूं। हाँ सोच जरा, ये वाला फॉर्मूला काम आएगा। वाह, मैं लिख रहा हूं, कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह से देखो, रटने का नहीं है। m इंटू वेलोसिटी इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस में लिख सकता हूं। इसे मैं और एक चीज में लिख सकता हूं, m इंटू, अच्छा थोड़ा देख इधर मैं क्या करता हूं, इस तरह लिखा, ये जो आर साइन थीटा है, ये जो आर साइन थीटा इसे मैंने ले लिया है। अब मैं क्या करता हूं, आर लेता हूं उसके बाद वी साइन थीटा लेता हूं, आर लेता हूं उसके बाद वी साइन थीटा लेता हूं। क्या लू, आर लेता हूं उसके बाद वी साइन थीटा लेता हूं। m इंटू आर का क्या होता है, आर का क्या होता है, डिस्टेंस इंटू वी का
परपेंडिकुलर डिस्टेंस, सॉरी परपेंडिकुलर वेलोसिटी, परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। आया समझ में? अरे हाँ या ना? डिस्टेंस इंटू परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, डिस्टेंस इंटू परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। आया समझ में? डिस्टेंस इंटू परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। तो इसको मैं इसको भी लिख सकता हूं L इक्वल टू M इंटू R इंटू परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। दो फॉर्मूला मैं लिख सकता हूं, ये तुम अप्लाई करो, ये तुम अप्लाई करो, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। तुम वेलोसिटी को रख के उसको परपेंडिकुलर कंपोनेंट किसका डिस्टेंस कर लो, या फिर डिस्टेंस को रख के डिस्टेंस को जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है उसको भी ले लो सकते हो। हुआ? आया मेरे समझ में? देखो लास्ट जो डायग्राम किए थे, लास्ट वाला डायग्राम जो हमने किया थे, हमने क्या किया था, यहां से मेरा वेलोसिटी जा रहा था, यहां पे कोई मास था, यही वाला मेरा डिस्टेंस था, ये वाला मेरा थीटा था। मैंने क्या किया था, ये डिस्टेंस को r cos थीटा r sin थीटा लिया था। अरे हाँ या ना? तो यहाँ पे r sin थीटा मैंने लिया था। वेलोसिटी को रख लो, सॉरी डिस्टेंस को रख लो, अभी डिस्टेंस को रख लो, वेलोसिटी का कंपोनेंट चूज करो। तो वेलोसिटी का एक कंपोनेंट v है, तो इधर आएगा v cos थीटा, इधर आएगा कौन, v cos थीटा, और वेलोसिटी का यहाँ पे आएगा v sin थीटा, यहाँ पे कौन आएगा, v sin थीटा आएगा। अरे हाँ या ना? तो यहाँ पे आया v cos थीटा, यहाँ पे आएगा v sin थीटा। अरे हाँ या ना? तो v sin थीटा इंटू r तो बन जाएगा ना, यही तो वाला परपेंडिकुलर, डिस्टेंस को परपेंडिकुलर, यही तो v sin थीटा बन गया, डिस्टेंस को परपेंडिकुलर v sin थीटा बन गया। अरे हाँ या ना? तो v sin थीटा ये r के हिसाब से परपेंडिकुलर, यही तो मैंने लिखा हूं यहाँ पे, v sin थीटा इंटू r होगा कि नहीं? अरे हाँ या ना? आया समझ में? कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से आ गया। मुझे वेलोसिटी के साथ परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेना है, या फिर डिस्टेंस के साथ वेलोसिटी का परपेंडिकुलर कंपोनेंट लेना है। आया समझ में? इसी हिसाब से मास को तो मैं मल्टीप्लाई करूंगा क्योंकि मोमेंटम मुझे चाहिए, तो यहां पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस इनटू लीनियर मोमेंटम लिख सकते हो, या डिस्टेंस के हिसाब से मास को मल्टीप्लाई करो, मास को मल्टीप्लाई करो स्केलर के तरह, डिस्टेंस इनटू परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी भी हम लिख सकते हैं। आया समझ में ना? इसमें कोई दिक्कत है? डायरेक्शन पता है, राइट हैंड पाम रूल लगाओ, राइट हैंड स्क्रू रूल लगाओ, आर से बैठ को वी तरफ चलो, आर से बैठ के वी तरफ अपना राइट हैंड का पाम का चारों उंगलियां वेलोसिटी के तरफ कर्ल करो। एक्सटेंडेड थंब विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ क्या रे, एंगुलर मोमेंटम। एक्सटेंडेड थंब विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। आया समझ में? अरे हाँ या ना? अभी हो गया इतना तक। नेक्स्ट को चलेंगे, स्क्रीन को पॉज करके लिख लो जो मैंने लिखा हूं, अपने हिसाब से डायरेक्शंस का वर्ड्स लिख के लिख लो। मैं ये अभी मिटाने जा रहा हूं, मैं अभी इसको मिटाने जा रहा हूं। आया समझ में सबको? अरे हाँ या ना? ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। एक छोटा सा न्यूमेरिकल इसके हिसाब से हम करते हैं, छोटा सा न्यूमेरिकल। A particle is traveling along y-axis, particle of mass m with velocity v, with velocity v is traveling parallel to y-axis। ये मेरा y-axis बना, ये मेरा x-axis बना। Find, tell me about its momentum, whether it is constant or it is variable। क्या मैं बनाऊंगा, क्या मैं बनाऊं, क्या मैं बनाऊं? मैं ये बनाया, मैंने ये बनाया कि यहां से पार्टिकल O है, सॉरी ओरिजिन O है 0 0 से, मैं इससे यहाँ एक डिस्टेंस r बनाया, डिस्टेंस r बनाया जो कि y एक्सिस के साथ थीटा एंगल कर रहा है। r डिस्टेंस y एक्सिस से मैं इसको जोड़ दूं, ये रेडियस वेक्टर बन गया, डिस्टेंस वेक्टर बन गया, थीटा एंगल बनाया, तो इसे मैं ऊपर उठा लेता हूं। ये मेरा क्या बन गया, थीटा। ये मेरा क्या बन गया, थीटा। अब ये वाला पार्ट क्या बनेगा, ये वाला पार्ट मेरा बनेगा, ये वाला पार्ट मेरा बनेगा, ये वाला r वेक्टर बना, ये r cos थीटा, तो यहाँ पे आएगा r sin थीटा। अब l का वैल्यूज क्या आएगा, m इंटू v मेरा मोमेंटम देंगे, m इंटू v मेरा मोमेंटम देंगे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या बनेगा, r sin थीटा। डायरेक्शंस कहां से मैं कहां लू, r से लू v तक, r से लू v तक, r से बैठा
भी के तरफ अंगुलियां घुमाया मैंने, अंगूठा घुमाया मैंने, कहां पे आएगा, आउटवर्ड आएगा। कहां पे आएगा, आउटवर्ड। यहां से मैं किस तरफ चला, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, सर एंटी क्लॉकवाइज ही तो चल रहे हैं। आ रहे हाँ या ना, एम बी इंटू आर साइन थीटा आउटवर्ड क्या बना मेरा, एंटी क्लॉकवाइज। एम बी आर साइन थीटा क्या बना मेरा, आउटवर्ड एंटी क्लॉकवाइज बना। अब क्या करते हैं इसको, अब हम क्या करते हैं ना, ये पार्टिकल आहिस्ता आहिस्ता ऊपर चल के, अच्छा सोच जरा, ये इतना तक नहीं था, सोच जरा, ये इतना तक था, ये इतना तक था, भी वेलोसिटी ज्यादा था। अब ये पार्टिकल चलते यहां तक आ गया है, अब यहां से करने के लिए फिर मैं क्या करूंगा, इससे और थोड़ा इधर लूं, आया समझ में। तो ये वाला मेरा क्या बन गया, आर डैश बन गया। अब ये वाला मेरा थीटा डैश बन जाएगा। अब ये ऊपर चल रहा है, इधर आर डैश है, इधर आर डैश, ये मेरा थीटा डैश। तो यहाँ पे क्या बनेगा, आर डैश साइन थीटा डैश। क्या बनेगा मेरा, आर डैश साइन थीटा डैश। तो एल डैश क्या बनेगा मेरा, एम भी आर डैश साइन थीटा डैश। एंगल दिखो वही वाला आउटवर्ड, एंगल दिखो वही वाला आउटवर्ड एंटी क्लॉकवाइज में। और एक दूसरा पॉइंट कंसीडर कर रहा हूं, यहां से यहां तक चला था, मगर एक बात करने की चीज है, ये वाला जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये वहीं पे भी सेम है, इधर जाओ तो सेम है, इधर जाओ तो सेम है, उधर भी, उसका वैल्यू चेंज नहीं हो रहा है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर डैश साइन थीटा डैश वही आ रहा है, आर डैश साइन थीटा डैश। यहां से देखो जो भी आएगा 5 मीटर आएगा, यहाँ पे भी 5 मीटर, यहाँ पे भी 5 मीटर। कौन सा एक्सिस से, वाई एक्सिस से, कौन सा एक्सिस से, वाई एक्सिस से। ये वाला 5 मीटर, यहाँ वाला 5 मीटर, ये वाला भी 5 मीटर। अरे हाँ या ना, ये वाला 5 मीटर होगा कि नहीं, वाई एक्सिस से यहां तक डिस्टेंस कौन होगा, मान लो कि ये में 5 है, तो ये वाला 5 होगा, यहां पे जाओगे तो 5 होगा। तो यहां पे जितना तुम ऊपर तक चलोगे, ये वाई एक्सिस के साथ पैरेलल होके जितना तुम चलोगे, ये ना आर चेंज होगा ना थीटा चेंज होगा। थीटा तो चेंज हो जाएगा मगर आर डैश चेंज नहीं होगा। अरे हाँ यहाँ नहीं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस वही आएगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा, चाहे तुम्हारा आर डैश और थीटा डैश चेंज हो जाता है, चाहे तुम्हारा आर डैश और थीटा डैश चेंज हो, मगर तुम्हारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस रिमेन कांस्टेंट। अरे हाँ या ना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस रिमेन कांस्टेंट से मुझे क्या मिलेगा, आर डैश एंड थीटा डैश, although r dash and theta dash changes, but perpendicular distance remain constant, perpendicular distance remain constant। आया समझ में मैं क्या बोल रहा हूं, although r dash and theta dash changes but perpendicular distance remain constant। perpendicular distance constant हो तो ये वाला तो constant है ना एम बी, अरे मोमेंटम चेंज नहीं होगा। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कांस्टेंट है तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है, लीनियर मोमेंटम कांस्टेंट है, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस तुम जो पॉइंट में लो, यहाँ पे 1000 पॉइंट लाख पॉइंट ले लो, परपेंडिकुलर डिस्टेंस वही आएगा। और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कांस्टेंट आ गया, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कांस्टेंट आ गया, तो मेरा जो ये एंगुलर मोमेंटम है, ये जो एंगुलर मोमेंटम बार बार मेरा आएगा वो भी कांस्टेंट आएगा। एंगुलर मोमेंटम जो मेरा बार बार आएगा वो भी कांस्टेंट आएगा। आया समझ में, अरे हाँ या नहीं। तो एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट आता है और इसका डायरेक्शन हमेशा आउटवर्ड एंटी क्लॉकवाइज रहेगा। तो मैं यहां पे लिख सकता हूं एंगुलर मोमेंटम, ये चीज के लिए, ये वाला न्यूमेरिकल्स के लिए, एंगुलर मोमेंटम रिमेन कांस्टेंट, एंगुलर मोमेंटम रिमेन कांस्टेंट। आया समझ में, एंगुलर मोमेंटम रिमेन कांस्टेंट। आया समझ में कि नहीं, हो गया। तो स्क्रीन को पास करके वाला लिख लो, नेक्स्ट क्वेश्चन को चलेंगे। सोच रहा हूं यहां पे कोई दिक्कत नहीं होगा, स्क्रीन को पास करके लिख लो, आगे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, ए पार्टिकल ऑफ मास m and velocity v, particle of mass m and velocity v is projected at an angle theta with horizontal। ऐसे मैंने इसको प्रोजेक्ट किया, v वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया, थीटा एंगल से प्रोजेक्ट किया। ए पार्टिकल ऑफ मास m वेलोसिटी v is projected at an angle theta with horizontal। हाँ कि नहीं, अच्छा ये वाला मेरा ओरिजिन है, सोच मान लो। फाइंड इट्स एंगुलर मोमेंटम when it is at the highest point। ये वाला मेरा हाईएस्ट पॉइंट था, हाँ कि नहीं। फाइंड इट्स एंगुलर मोमेंटम when it is at the highest point। अच्छा कैसे होगा देखो, नॉर्मल सा क्वेश्चन से ये वाला आता है कभी कभी एग्जाम पे।
मैं ये तुमको जनरल फॉर्मूला से करा लेता हूं, कभी कभी तुम्हारा ये वाला कोई यहाँ पे थीटा एंगल से देना आएगा। फॉर्मूला को याद रख लो या कॉन्सेप्ट याद रख लो, फॉर्मूला कोई रटने की जरूरत नहीं है, वह आ जाएगा। बहुत आसान सा चीज है। देखो अगर पार्टिकल मेरा ऐसे जा रहा है तो पार्टिकल यहाँ पे दो कंपोनेंट करेगा, यहाँ पे मेरा करेगा v cos थीटा, सोच जरा, यहाँ पे मेरा करेगा v cos थीटा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, ऊपर की तरफ v sin थीटा होना चाहिए, ऊपर की तरफ v sin थीटा होना चाहिए। मगर ऊपर वाला कंपोनेंट क्या है, हमें प्रोजेक्टाइल मोशन में पढ़ा था, ऊपर वाला कंपोनेंट क्या है, वर्टिकल वेलोसिटी। तो वर्टिकल वेलोसिटी से कैसे होगा, तो ये जो वर्टिकल वेलोसिटी है, ये जो वर्टिकल वेलोसिटी है ये कैसे बनेगा ना, यहाँ पे v cos थीटा बना, ऊपर की तरफ v sin थीटा बनाना चाहिए था, तो यहाँ पे क्या बनना चाहिए था, v sin थीटा बनना चाहिए, मगर वो क्या होगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि बॉडी जब जाता है यहाँ पे हमने हॉराइजॉन्टल में कोई वेलोसिटी नहीं डाला था, हॉराइजॉन्टल में कोई फोर्स नहीं डाला था, सॉरी हॉराइजॉन्टल में कोई फोर्स नहीं डाला। प्रोजेक्टाइल मोशन का कैसे याद करो, हॉराइजॉन्टल में कोई फोर्स नहीं डाला था, जब ये ऊपर ऊपर चलते 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 जाएगा वहां पे वर्टिकल कंपोनेंट जीरो हो जाएगा, हाईएस्ट पॉइंट, फिर यहां से नीचे आएगा तो वो वाला कंपोनेंट इंक्रीज होते चले जाएगा, हाँ कि नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा v cos थीटा आया, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस यही वाला तो बनेगा, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो यही वाला बनेगा, ये वाला क्या है मेरा मैक्सिमम हाइट है। तो सिंपल सा चीज है, यहाँ पे मुझे पार्टिकल m था तो मेरा एंगुलर मोमेंटम वाला मास इनटू वेलोसिटी, ये वाला मेरा मोमेंटम देगा m v cos थीटा, उसके साथ r परपेंडिकुलर क्या बनेगा ना m v cos थीटा, r परपेंडिकुलर मेरा बना मैक्सिमम हाइट, h मेरा क्या है, h मेरा है मैक्सिमम हाइट, h मेरा है मैक्सिमम हाइट, आया समझ में, h मेरा क्या है मैक्सिमम हाइट। तो m v cos थीटा, h मेरा मैक्सिमम हाइट जो है, इसका फॉर्मूला क्या है, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2z, याद करो वाला फॉर्मूला, u तो नहीं, यहाँ पे v स्क्वायर होगा, v स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2z, तो क्या बनेगा मेरा m v का q साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा बाई 2z, यहाँ पे मेरा l बना, यहाँ पे मेरा l बना। डायरेक्शन क्या होगा, यहां से ऊपर चलो, यहां से ऊपर चलो, आगे नहीं, यही वाला r वेक्टर आएगा, यहां से ऐसे घूमो नीचे की तरफ, ऑनवर्ड इनवर्ड आएगा, इनवर्ड आएगा, अरे हाँ या ना, देखो आंसर आया है एम बी क्यू साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा बाई 2z, आया समझ में। कोई यहाँ पे एंगल दो, कभी कभी एग्जाम में यहाँ पे थीटा को 60 डिग्री दे देता है, 40 डिग्री 45 डिग्री दे देता है, 30 डिग्री दे देता है, जो भी एंगल देगा यहां से करोगे, आया समझ में, ये वाला पुट करके कर लोगे, अरे हाँ या ना इसमें कोई दिक्कत वाली बात, शायद मुझे लगता है नहीं होगा, शायद मुझे लगता है नहीं होगा। एक दूसरे क्वेश्चन को चलेंगे, अरे हाँ या ना, अभी एक दूसरे क्वेश्चन को चलेंगे, ठीक है चलते हैं, दूसरे क्वेश्चन नहीं दूसरे कॉन्सेप्ट को चलते हैं, मिटाने जा रहा हूं, अच्छा ठीक है। अब हम दिखेंगे, क्या दिखेंगे, अब हम दिखेंगे कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम के बारे में। पहले हम देख लेते हैं एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए प्योरली रोटेटिंग बॉडी, एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए रोटेटिंग बॉडी, ऐसा समझ में क्या दिखते हैं, एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए रोटेटिंग बॉडी। ये जो रोटेटिंग बॉडी क्या चीज होता है, देखो मान के चल के ये मेरा बॉडी है, यहाँ पे कोई पार्टिकल है, ये बॉडी ऐसे घूम रहा है, बॉडी ऐसे घूम रहा है, तो कभी बॉडी ऐसे घूमेगा तो हमेशा जो मेरा वेलोसिटी वेक्टर आएगा वो इस तरह का आएगा, टेंजेंशियल वेक्टर मान लो, बॉडी ओमेगा के वेलोसिटी पे, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा के हिसाब से रोटेट कर रहा है, यहाँ पे कोई पार्टिकल से सेंटर ऑफ मास है, सेंटर ऑफ मास से ये वाला मेरा r डिस्टेंस है, तो यहाँ पे एंगल कितना आएगा, 90 डिग्री आएगा। सोच लो जरा, बॉडी मेरा ऐसे ऐसे टर्न कर रहा है, हाँ कि नहीं, जो पॉइंट पे मैंने इसका लीनियर वेलोसिटी लूं, जो पॉइंट पे मैं इसका लीनियर वेलोसिटी लूं, वो टेंजेंशियल कंपोनेंट आएगा, मान लो कि मेरा टेंजेंशियल कंपोनेंट है, यहाँ पे होना चाहिए था, मैंने यहाँ पे ले लिया है, कोई यहाँ पे अंदर का कोई मास है, यहाँ पे मैंने एज्यूम कर लो, हाँ कि नहीं। अब इसके साथ डिस्टेंस ये बना r1, तो ये वाला कितना एंगल बनाएगा 90 डिग्री, तो L1 के मैं लिखूं तो क्या लिखूंगा, m1 v1 r1 sin 90, m r क्रॉस भी तो r भी sin थीटा, तो क्या बना sin 90, तो m1 v1 r1 यही तो बनेगा L1। कोई दूसरा पार्टिकल मैं यहां पे लूं, कोई दूसरा पार्टिकल मैं यहां पे लूं, हाँ कि नहीं। अब इसका r कैसे बनेगा, इधर बनेगा r2, ये ऐसे घूमेगा तो इसको एक तरफ इधर v2 बनेगा,
इधर V2 बनेगा, तो L2 में क्या लिख सकता हूं, M2 V2 R2, इसी तरह Ln को मैं लिख सकता हूं Mn Vn Rn। आया कि नहीं समझ में? नेट एंगुलर मोमेंटम क्या बनेगा, नेट एंगुलर मोमेंटम क्या बनेगा, L नेट इक्वल टू L1 प्लस L2, कहां तक चलेगा, Ln तक चलेगा। L1 के मेरा क्या बनेगा ना, M1 V1 R1, M2 V2 R2, कहां तक चला, Mn Vn Rn की तरफ चला। आया कि नहीं समझ में? आ रहे हाँ या ना? जब बॉडी, सोच जरा, जब बॉडी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से घूम रहा था, तब मैं क्या एक ऐसी रिलेशन सर्कुलर मोशन पढ़ा था, V इक्वल टू आर ओमेगा, V इक्वल टू आर ओमेगा, लीनियर वेलोसिटी इक्वल टू डिस्टेंस इनटू एंगुलर वेलोसिटी। क्या मैंने पढ़ा था? हाँ पढ़ा था सर। तो मैं यहाँ पे V1 के जगह R1 इंटू ओमेगा, ओमेगा सबके लिए, ओमेगा बॉडी है, एंगुलर वेलोसिटी में घूम रहा है, तो सारे मास, सारे पार्टिकल के लिए मेरा ओमेगा कांस्टेंट आएगा, सारे पार्टिकल के लिए मेरा ओमेगा क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा। तो मैं क्या ये लिख सकता हूं M1 V1 के जगह R इंटू ओमेगा, V1 के जगह R1 इंटू ओमेगा लिख सकता हूं, यहां पे R1 लिख सकता हूं। आ रहे हाँ या ना? तो मैं यहाँ पे M2 V2 के जगह R2 ओमेगा, यहां पे R2 लिख सकता हूं। ये चलने से मेरे की लिख सकता हूं Vn के जगह Rn इंटू ओमेगा इंटू Rn में लिख सकता हूं। तो अभी L नेट मेरा क्या आएगा, M1 R1 का स्क्वायर इंटू ओमेगा, M2 R2 का स्क्वायर इंटू ओमेगा, अब आएगा Mn Rn का स्क्वायर इंटू ओमेगा। आया कि नहीं समझ में? M1 R1 का स्क्वायर इंटू ओमेगा, M2 R2 का स्क्वायर इंटू ओमेगा, Mn Rn का स्क्वायर इंटू ओमेगा। अब मैं क्या कर सकता हूं, ओमेगा को कॉमन लेके यहां पे लिख सकता हूं M1 इंटू R1 का स्क्वायर, M2 इंटू R2 का स्क्वायर। क्या मैं लिख सकता हूं Mn इंटू Rn का स्क्वायर, यहां तक ये मेरा L है, ये मेरा L है। सोच जरा, मैं लिख सकता हूं, अब ये वाला चीज को देख, M1 R1 का स्क्वायर प्लस M2 R2 का स्क्वायर प्लस Mn Rn, ये मुझे क्या देगा, कुछ याद आ रहा है क्या? सेंटर ऑफ मास से पार्टिकल का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यही तो R1 था मेरा ना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। सेंटर ऑफ मास से मुझे परपेंडिकुलर डिस्टेंस मिल रहा है, सेंटर ऑफ मास से मुझे परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर, तो ये वाला क्या बन गया, मेरा I बन गया। देखिए इधर क्या अच्छा सा एक रिलेशन बना, L इक्वल टू I इंटू ओमेगा। तभी मैं लिख सकता हूं L का वेक्टर I इंटू ओमेगा का वेक्टर। क्या मैं लिख सकता हूं? हाँ सर लिख सकते हैं। बोला था मैं, अरे हाँ या ना? मैंने बोला था L वेक्टर इक्वल टू I इंटू ओमेगा, L वेक्टर इक्वल टू I इंटू ओमेगा मैं लिखूंगा। प्रूफ मैंने कर लिया। अरे हाँ या ना? लीनियर मोमेंटम, सॉरी एंगुलर मोमेंटम इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंटू एंगुलर वेलोसिटी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंटू एंगुलर वेलोसिटी। आया समझ में ना? इसमें कोई दिक्कत वाली बात शायद सोच रहा हूं नहीं होगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आया कि नहीं? अरे हाँ या ना? अरे आया कि नहीं? आया तो आगे बढ़ते हैं। हटाने जा रहा हूं, स्क्रीन को पॉज करके लिख लो, छोटा सा न्यूमेरिकल में करने जा रहा हूं। वो मैंने पढ़ाया था परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, पैरेलल एक्सिस थ्योरम और मोमेंट ऑफ इनर्शिया। वो सारे चीज को जरा तुम देख लो अच्छी तरह से। मेरा पिछला वीडियो जाके तुम वहां पे चेक कर सकते हो, वहां मोमेंट ऑफ इनर्शिया, पैरेलल एक्सिस थ्योरम, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम चेक कर लो, ताकि वहां से तुम ये वाला वैल्यूज को यहाँ पे पुट कर सकोगे। क्या होता है मैं बोल रहा हूं, मान के चल क्या दिया गया है कि एक डिस्क है, हाँ कि नहीं? मान के चल कि एक डिस्क है, ये एक डिस्क है मान के चल। अब ये वाला इससे घूम रहा था, एक्सिस क्या होता है, यहां से जा रहा है, एक्सिस क्या होता है, यहां से जा रहा है। क्या मुझे दिया गया, ये एक्सिस से एंगुलर मोमेंटम निकालो। पर एक्सिस ये वाला मेरा ओमेगा वेलोसिटी से घूम रहा है, ये वाला मेरा एक्सिस, डिस्क मेरा ओमेगा वेलोसिटी से, ये मेरा एक्सिस है, डिस्क इस तरह घूम रहा है। हुआ? तो मुझे पूछा गया फाइंड द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द डिस्क अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास। ये मेरा सेंटर ऑफ मास है, अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन,
तो मुझे क्या देगा, L इक्वल टू ये मुझे आई ओमेगा देगा। क्या देगा, L इक्वल टू आई ओमेगा देगा। आई का वैल्यूज क्या है, जब एक एक्सिस डिस्क में, सोच रहे डिस्क में एक्सिस पास कर रहा है, कहां पे, सेंटर ऑफ मास से, सेंटर ऑफ मास से पास कर रहा है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन है। तो मुझे क्या देगा, एम आर स्क्वायर बाई 2 इंटू ओमेगा, एम आर स्क्वायर बाई 2 इंटू ओमेगा। आर ए देगा कि नहीं, आर ए होगा कि नहीं। रिंग के लिए क्या होगा, रिंग के लिए अगर सेम सिचुएशन आएगा, रिंग के लिए अगर सेम सिचुएशन आएगा तो मुझे क्या देगा, एल इक्वल टू एम आर स्क्वायर इंटू ओमेगा। अरे हाँ या ना, तो तुम किसी के लिए भी निकाल सकते हो, एक्सिस कहीं पे भी जाए तुम उसी ऑब्जेक्ट के लिए, सिमेट्रिक ऑब्जेक्ट के लिए तुम निकाल सकते हो। रॉड की चाहे हो, डिस्क हो, रिंग हो, सिलेंडर हो, कोई भी नहीं निकाल सकते हो। मैंने सब कुछ करा लिया है, स्पीयर का भी मैंने करा लिया है। अरे हाँ या ना, तो ये वाला निकाल सकते हो, एल इक्वल टू एम आर स्क्वायर बाई 2 इंटू ओमेगा, एल इक्वल टू एम आर स्क्वायर इंटू ओमेगा लिख सकते हो। अरे हाँ या ना मेरे प्यारे बच्चों, लिख सकते हो जाएगा ये वाला चीज। छोटा छोटा न्यूमेरिकल, कहीं पे ओमेगा का वैल्यूज दिया होगा, रेडियस आ जाएगा, यहाँ पे पुट कर लो, मास दिया गया होगा तो कर लो। बेसिक आइडिया मिल गया, कैसे न्यूमेरिकल करोगे डिपेंड करता है तुम वो एक्सिस, जो एक्सिस से वो पास कर रहा है उसी एक्सिस के हिसाब से ऑब्जेक्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया को थोड़ा अच्छी तरह से वो वाला कर लो, ताकि तुम्हारे पिछले वीडियो में, तुमको बार बार बोल रहा हूं, मेरा पिछला वीडियो देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का, ताकि वहां पे तुम ये सब कर पाओगे। आया समझ में। अब नेक्स्ट को चलते हैं। देखो पहले एक एक छोटे छोटे करके लिखते हैं उसका डाटा। क्या दिया गया है मेरा, एक यूनिफॉर्म रॉड है जिसका मास 300 ग्राम है। ए यूनिफॉर्म रॉड, देखो ये वाला रॉड मैंने बना लिया जिसका मास 300 ग्राम है। ए यूनिफॉर्म रॉड ऑफ मास 300 ग्राम एंड लेंथ 50 सेंटीमीटर। इसका लेंथ मैंने क्या लिखा, 50 सेंटीमीटर। अच्छा 50 सेंटीमीटर, रोटेट्स एट ए यूनिफॉर्म एंगुलर स्पीड ओमेगा इक्वल टू 2 रेडियन पर सेकेंड एट इट्स वन एंड। अच्छा एक एंड से ये घूम रहा है, एक एंड से ये इस तरह घूम रहा है, कितना स्पीड से, ओमेगा इक्वल टू 2 रेडियन पर सेकेंड। About an axis perpendicular to the rod through an end, calculate the angular momentum of the rod about the axis of rotation. Calculate the angular momentum of the rod about the axis of rotation. पहले बीट में क्या पूछा, एंगुलर मोमेंटम मेरा निकाला है। बहुत इजी है, खुद कर लोगे। मैं क्वेश्चन खत्म करते हुए तुम्हारा आंसर हो जाना चाहिए। Also find the speed of the center of the rod and its kinetic energy. Speed of the rod, अच्छा ठीक है, स्पीड ऑफ द रॉड चाहिए मुझे। काइनेटिक एनर्जी मैंने नहीं पढ़ा है, थोड़ा सबर करो, उसको बाद में कर लेंगे। पहले ये दो बीट हम सॉल्व करते हैं, बहुत आसान सा चीज है। मुझे लग रहा है कि तुम्हारा ये हो गया होगा। एल का वैल्यू मुझे मिलेगा आई इंटू ओमेगा स्क्वायर, हाँ कि नहीं। एल का वैल्यू मुझे मिलेगा, एल का वैल्यू आई इंटू ओमेगा है, शायद आई इंटू ओमेगा है, सॉरी मैंने गलत लिख लिया। एल इक्वल टू आई इंटू ओमेगा। द एक्सिस पासिंग थ्रू वन एंड ऑफ द रॉड एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन। एक रॉड के लिए क्या मिला था मुझे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। देखो पिछला वीडियो देखो, ml स्क्वायर बाई 3, ओमेगा का वैल्यू 2, m का वैल्यूज पता है 300 ग्राम, उसको केजी करोगे। l का वैल्यू पता है 50 सेंटीमीटर, उसको भी मीटर पे लाओगे। 2 तुमको पता है, 3 तुमको दिया गया है, ये वाला स्क्वायर। आया समझ में, खुद कैलकुलेट करोगे, फॉर्मूला मैंने बोल दिया। ज्यादा मैं कुछ नहीं करूंगा, क्या दिया गया है, सेकेंड बिट, द स्पीड ऑफ द सेंटर ऑफ द रॉड। तो सेंटर कहीं यहीं पे बनेगा, जिसका डिस्टेंस आएगा 25 सेंटीमीटर, हाँ कि नहीं। तो v इक्वल टू मेरा फॉर्मूला है r इंटू ओमेगा। r का वैल्यू क्या बन गया, डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द रॉड 25 सेंटीमीटर, दैट इज इंटू 10 टू द पावर -2, ओमेगा का वैल्यू है 2, हो जाएगा, हाँ कि नहीं। नेक्स्ट को चलते हैं, स्क्रीन को पॉज करके लिख लो। नेक्स्ट को चलते हैं, छोटे पार्ट को हम इसके देते हैं। 2 पार्टिकल्स दिया गया है, इसका मास m1 है, इसका मास m2 है। दोनों एक लाइट रिजिड रॉड बेस जॉइंट पे हैं, जिसका लेंथ है r। ये वाला एक रॉड है, ये वाला एक रॉड है, सोच लो, हाँ कि नहीं। अब क्या दिया गया है उसको, द सिस्टम रोटेट्स एट एन एंगुलर स्पीड ओमेगा अबाउट एन एक्सिस टू द सेंटर ऑफ द मास थ्रू द सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम एंड परपेंडिकुलर टू द रॉड। सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम, ये दोनों मास का सेंटर पे, दोनों मास का सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम, दोनों मास का सेंटर से कोई रॉड यहाँ पे क्या कर दे,
घूम रहा है, कोई रॉड वहां से घूम रहा है। आया समझ में कि नहीं? सेंटर ऑफ मास कहां पे बनेगा? सेंटर ऑफ मास यहां पे बनेगा। तो मान ले यहां से इसका डिस्टेंस R2 बना, यहां से इसका डिस्टेंस R1 बना, तो इसी हिसाब से रॉड मेरा रोटेट कर रहा है। रॉड मेरा क्या हो रहा है? रोटेट कर रहा है, हाँ कि नहीं? अच्छा, आया समझ में कि नहीं? एंड परपेंडिकुलर टू द रॉड। अच्छा ठीक है, हो गया। प्रूव दैट द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज, अच्छा ये प्रूव करने के लिए पूछा गया है। प्रूव दैट द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज L इक्वल टू म्यू आर स्क्वायर ओमेगा, म्यू आर स्क्वायर ओमेगा। अरे बाप रे, ये क्या चीज है? अच्छा, वहां पे दिक्कत वाली बात कोई नहीं होगा, क्योंकि वहां पे म्यू दिया गया है। म्यू का वैल्यूज क्या दिया गया है? म्यू इज अच्छा, म्यू का वैल्यू दिया गया है m1 m2 बाई m1 प्लस m2। और एक बार मैं क्वेश्चन रिपीट कर लेता हूं। टू masses m1 and m2 are attached with a rod of length r, an axis passing through the center of mass of the system। ने मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि यहां से जा रहा है, यहां से जा रहा है। सेंटर ऑफ मास m1 और m2 का सेंटर ऑफ मास से मेरा एक एक्सिस पास कर रहा है एंड परपेंडिकुलर टू द रॉड, रॉड से परपेंडिकुलर। तब इसका मतलब सेंटर एक्सिस मेरा इस तरह है, एक्सिस मेरा इस तरह है। उसी एक्सिस के हिसाब से मुझे क्या प्रूव करना है कि एंगुलर मोमेंटम निकालो L इक्वल टू म्यू आर स्क्वायर ओमेगा। इसमें म्यू इक्वल टू m1 m2 बाई m1 प्लस m2 है। आया समझ में? m1 m2 बाई m1 प्लस m2 है। आया समझ में? आ रहे हाँ या ना? अब मेरा ओमेगा इस तरह घूम रहा है, ओमेगा इक्वल टू दिया गया है एंगुलर वेलोसिटी। क्या करना है? इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मुझे पहले ये एक्सिस के हिसाब से इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लो, इस एंगुलर मोमेंटम निकाल लो, इसका यहां से मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लो। दोनों को ऐड कर दोगे तो मिल जाएगा मुझे, दोनों को ऐड कर दोगे तो मिल जाएगा मुझे। देखो क्या बनता है मेरा। पहले मैं लिखता हूं L1 में लिख लू। L1 के हिसाब से क्या होगा? m1 परपेंडिकुलर डिस्टेंस r1 का स्क्वायर इंटू ओमेगा। वही तो मेरा फॉर्मूला था। अरे यही तो मेरा फॉर्मूला था ना, L m r स्क्वायर ओमेगा। अरे हाँ या ना? तो L m1 r1 स्क्वायर ओमेगा, यही वाला फॉर्मूला डिराइव किए थे। देखो वहां से जो मैंने L इक्वल टू आई ओमेगा किया, वहां से मैंने एक फॉर्मूला उठाया था L1 इक्वल टू m1 r1 स्क्वायर इंटू ओमेगा। अरे हाँ या ना? अब मैं क्या बोलूं L1 इक्वल टू, अच्छा ये R1 का वैल्यू मुझे निकालना पड़ेगा, यहां से निकाल लेता हूं। R सेंटर ऑफ मास क्या बनेगा? R सेंटर ऑफ मास क्या बनेगा? अगर R1 के हिसाब से मैं लूं, अगर मैं R1 के हिसाब से लूं, तो अगर मैं R1 के हिसाब से लूं क्या बनेगा ना? m1 r2 बाई m1 प्लस m2। R2 के हिसाब से क्या बनेगा? m2 r1 बाई m1 प्लस m2। आया समझ में? ये वाला फॉर्मूला पढ़े थे। R1 के हिसाब से मैं क्या लूं? m1 r2 बाई m1 प्लस m2। अरे यही मुझे मिलेगा। R1 के हिसाब से मुझे क्या, अच्छा सॉरी गलत कर लिया, सॉरी मैंने गलत कर लिया है। क्या गलत कर लिया है? ये जो एक्सिस, पहले ओरिजिन में कोई को मान के चलूं, इसको मैं ओरिजिन मान के चलूं, इसको मैं ओरिजिन मान के चलूं, ये वाला नहीं है, इसको मैं ओरिजिन मान के चलूं, तो मुझे मेरा आर सेंटर ऑफ मास क्या मिलेगा? इससे मैं ओरिजिन, पहले इसको मैं ओरिजिन मान के चलूं, उसके बाद आर सेंटर ऑफ मास क्या मिलेगा मुझे दिखता हूं। ये ओरिजिन है तो ये आर डिस्टेंस पे है, ये ओरिजिन है तो ये मेरा आर डिस्टेंस पे है। तो मैं क्या लिख सकता हूं? m1 इंटू 0 प्लस m2 इंटू आर डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। तो क्या मिला? आर सेंटर ऑफ मास मुझे मिला m2r बाई m1 प्लस m2। आया समझ में? आ रहे हाँ या ना? आर सेंटर ऑफ मास m2r बाई m1 प्लस m2 होगा। अच्छा देखो क्या होता है, वहां पे मैंने एक पढ़ाया था सेंटर ऑफ मास में से r1 के दूरी पे ये R1 के हिसाब से मुझे क्या मिलेगा? R1 के हिसाब से मुझे क्या मिलेगा? m2r बाई m1 प्लस m2। और R2 के हिसाब से मुझे क्या मिलेगा? m1r बाई m1 प्लस m2। तो L1 इंटू m1 r स्क्वायर का ओमेगा हुआ, तो यहां पे क्या लिखूंगा? m1 इंटू ओमेगा, R1 में लिखूंगा m2 का स्क्वायर r का स्क्वायर बाई m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर। L2 में मैं लिखूंगा m2 r2 का स्क्वायर इंटू ओमेगा, m2 r2 के जगह मैं लिखूंगा m1 का स्क्वायर r का स्क्वायर बाई m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर इंटू ओमेगा। ये वाला L1 है, ये वाला L2 है, ये वाला L1 है, ये वाला L2 है। इसे मैं मिटाने जा रहा हूं। अच्छा ठीक है, लिख लो, स्क्रीन को पॉज करके ये वाला लिख लो।
स्क्रीन को पज करके लिख लो। अच्छा ठीक है, अब मैं अभी एल नेट लिखना जा रहा हूं। एल नेट लिखूंगा, एल नेट में मेरा क्या देगा ना, एल नेट इक्वल टू मुझे मिलेगा L1 प्लस L2। एल नेट में मुझे मिलेगा L1 प्लस L2। L1 मेरा क्या है ना, M1 M2 का स्क्वायर R का स्क्वायर M1 प्लस M2 का होल स्क्वायर इंटू ओमेगा प्लस ये मेरा क्या है M1 का स्क्वायर M2 R का स्क्वायर इंटू ओमेगा बाई M1 प्लस M2 का होल स्क्वायर। एलसीएम क्या गया ना, M1 प्लस M2 का होल स्क्वायर, हाँ कि नहीं। अच्छा कॉमन क्या क्या चीज में लिख सकता हूं, यहां से कॉमन क्या क्या चीज में लिख सकता हूं, पहले लिख लेते हैं। अच्छा ये वाला हो गया ना, ये वाला मिटाने जाता हूं, ये वाला मैं मिटाने जा रहा हूं। क्या क्या कॉमन ले सकते हैं हम यहां से, M1 गया, M2 गया, R गया, ओमेगा गया। ठीक इधर एक M1 आया, एक M2 आया, R का स्क्वायर। तो यहां पे देखो कॉमन कौन कौन आया, M1 यहां से M2 R स्क्वायर ओमेगा डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2 का होल स्क्वायर। तो सिर्फ यहाँ पे एक M2 बचा और यहाँ पे एक M1 बचा, ऐसा समझ, ये कैंसल आउट हो जाएगा। तो M1 M2 डिवाइडेड बाई यहाँ पे आएगा M1 प्लस M2, यहाँ पे आएगा R स्क्वायर होगा। देखो पहले से हमको गिवन है कि म्यू इक्वल टू M1 M2 बाई M1 प्लस M2। तो मेरा L इक्वल टू क्या बन गया, L इक्वल टू क्या बन गया, ये मैं म्यू लिख लेता हूं, म्यू इंटू R स्क्वायर इंटू ओमेगा। आया समझ में, आ रहे हाँ ना, आ गया समझ में। तो ये वाला हो गया, तो लिख लिए होगे शायद, ठीक है। मैं इसे मिटाने जा रहा हूं, अब एक नया चीज दिखेंगे, नया चीज दिखेंगे, वो वाला लिखते हैं हम यहाँ पे, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। क्या दिखेंगे, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ये मैं मिटाने जा रहा हूं, क्या दिखेंगे, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। आया कि नहीं समझ में, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम कैसे करेंगे, देखो कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम से पहले हमको वहां पे एक फॉर्मूला डिराइव करना पड़ेगा। देखो क्या फॉर्मूला है, वहां पे टाउ वेक्टर इक्वल टू हमको पता है R क्रॉस F, R है हाँ यार ना, टाउ वेक्टर इक्वल टू पता है हमको R क्रॉस F, वहां पे L वेक्टर इक्वल टू हमको पता है R क्रॉस P। मैं क्या करता हूं, dl बाई dt करता हूं, d बाई dt ऑफ L के जगह R क्रॉस P, d बाई dt L के जगह मैं क्या लिखता हूं, R क्रॉस P। आया समझ में कि नहीं। अब इसको मैं डेरिवेटिव्स लेता हूं, दो वेरिएबल्स हैं यहाँ पे, क्या करूं ना, d बाई dt ऑफ R वेक्टर क्रॉस ऑफ P वेक्टर में लिख सकता हूं, हाँ कि नहीं। अरे हाँ कि नहीं, ये वाला एक चीज हो गया। u को मैंने डेरिवेटिव्स किया v के साथ, v को करूंगा डेरिवेटिव्स p के साथ, u के साथ। आया समझ, एक बार r को डेरिवेटिव, एक बार p को डेरिवेटिव, और कुछ नहीं मैंने किया है, सिर्फ ऑर्डर में मैंने लिखा है उसको। dr बाई dt मुझे v वेक्टर मिलेगा, r यहाँ ना, क्रॉस विथ p का वेक्टर होगा m v वेक्टर प्लस r क्रॉस ये dp बाई dt, ये dp बाई dt, d बाई dt ऑफ p के जगह मैं m v वेक्टर लिख सकता हूं, p के जगह m v वेक्टर लिख सकता हूं, v क्रॉस m v क्या देगा मुझे, देखो v क्रॉस v वेक्टर, तो जीरो वेक्टर ही मुझे मिलेगा, v क्रॉस v वेक्टर क्या मुझे मिलेगा, जीरो वेक्टर ही मुझे मिलेगा। और यहाँ दो इक्वल वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट, m तो बाहर आ जाएगा ना, तो सिंपली क्या रहेगा, v क्रॉस v, दो इक्वल वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, जीरो वेक्टर। ये मैंने क्रॉस वेक्टर का प्रॉपर्टीज में पढ़ाया था। तो r वेक्टर क्रॉस विथ v वेक्टर, r वेक्टर क्रॉस विथ v वेक्टर, बाहर आया m, बाहर आ गया m, हाँ कि नहीं। r क्रॉस v मुझे क्या देगा, अरे r क्रॉस v सॉरी m v dp बाई dt मुझे क्या देगा, f देगा, अरे f देगा, देखो सॉरी गलत कर लिया, यहाँ पे p रख लो, यहाँ पे p रख लो, वही dp बाई dt वहीं से सीधा उठाते हैं, वही dp बाई dt को सीधा उठाते हैं। dp बाई dt मुझे फोर्स देगा क्या, अरे हाँ या ना, न्यूटन सेकंड लॉ, dp बाई dt मुझे क्या देगा, फोर्स देगा।
तो यहाँ पे r क्रॉस f मुझे क्या देगा, वही वाला देख इधर में लिखा हूं, टाउ वेक्टर लिखा हूं। तो मुझे क्या मिला ना, टाउ का वेक्टर इक्वल टू डी एल बाई डी टी। टाउ का वेक्टर मुझे क्या मिला, डी एल बाई डी टी। आ रहे हाँ या ना, टाउ का वेक्टर मुझे क्या मिला, डी एल बाई डी टी। आया समझ में, ये वाला मैंने बोला था प्रूव करने के लिए, मैंने प्रूव कर लिया। अब देख, टाउ का वेक्टर इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ एल वेक्टर की जगह मैं लिख सकता हूं आई इंटू ओमेगा। आया समझ में, तो टाउ का वेक्टर इक्वल टू आई बाहर आ जाएगा, क्या मुझे मिलेगा, डी ओमेगा बाई डी टी। क्या मुझे मिलेगा, डी ओमेगा बाई डी टी। तो टाउ वेक्टर इक्वल टू आई इंटू डी ओमेगा बाई डी टी मुझे क्या मिलेगा, अल्फा। क्या मुझे मिलेगा, टाउ वेक्टर इक्वल टू आई इंटू अल्फा। टाउ वेक्टर इक्वल टू मुझे क्या मिलेगा, आई इंटू अल्फा। आया समझ में कि नहीं, आ रहे हाँ या ना। टाउ वेक्टर इक्वल टू क्या मुझे मिलेगा, आई इंटू अल्फा। आया समझ में, आ रहे हाँ या ना। टाउ वेक्टर इक्वल टू क्या मुझे मिला, आई इंटू अल्फा। आया समझ में, तो ये वाला भी मैंने रिलेशन प्रूव किया, यहां पे भी मैंने रिलेशन प्रूव किया। हो गया, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब दिखते हैं कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम के लिए। थोड़ा याद करो, जब हम पढ़े थे एंगुलर मोमेंटम, जो हम पढ़े थे एंगुलर मोमेंटम के लिए, ट्रांसलेशनल मोशन या लीनियर मोशन। अच्छा, ये स्क्रीन को पल्स करके लिख लो, मैं मिटाने जा रहा हूं। स्क्रीन को पल्स करके लिख लो, ये मैं मिटाने जा रहा हूं। ठीक है, ये वाला रिलेशन मेरा काम आएगा अभी। देखो, मैंने क्या लिखा था, मैंने पढ़ा था एफ एक्सटर्नल इक्वल टू डीपी बाई डी। अब मैंने पढ़ा टाउ एक्सटर्नल इक्वल टू डीएल बाई डी। यही मैंने पढ़ा अभी, हाँ कि नहीं। एक्सटर्नल फोर्स के वजह से मेरा मोमेंटम चेंज होता है, एक्सटर्नल टॉर्क के वजह से मेरा एंगुलर मोमेंटम चेंज होता है। इंटरनल फोर्स या के वजह से मोमेंटम मेरा चेंज नहीं होता, इंटरनल टॉर्क की वजह से मेरा एंगुलर मोमेंटम चेंज नहीं होता। आया समझ में, तो एक्सटर्नल फोर्स के वजह से मेरा मोमेंटम चेंज होता है, एक्सटर्नल टॉर्क की वजह से मेरा एंगुलर मोमेंटम चेंज होता है। अगर मेरा एफ एक्सटर्नल 0 आता है, जो मैंने पढ़ा था पूरा डिट्टो वही है। एक्सटर्नल टॉर्क के वजह से अगर एक्सटर्नल फोर्स 0 आता है, तो डीपी बाई डी भी 0 आएगा। कोई भी फिजिकल क्वांटिटी का डेरिवेटिव कब 0 आता है ना, जब मेरा पी वेक्टर इक्वल टू कांस्टेंट आएगा, जब मेरा वैल्यू इसका कांस्टेंट आएगा। कांस्टेंट आने का मतलब क्या है, पी इनिशियल इक्वल टू पी फाइनल ही तो होगा, पी इनिशियल इक्वल टू पी फाइनल ही तो होगा। तभी मुझे एक बात याद आ गई, अगर मैं इसको टाउ एक्सटर्नल को 0 बना देता हूं, तभी मेरा dl बाई dt भी 0 बन जाएगा, तभी मेरा L इक्वल टू कॉन्स्टेंट आ जाएगा, तभी मेरा L इक्वल टू एंगुलर मोमेंटम कॉन्स्टेंट आ जाएगा। अरे हाँ या ना, तो L इनिशियल इक्वल टू L फाइनल मेरा हो सकता है। L के जगह आई ओमेगा इक्वल टू में लिख के उसे भी कॉन्स्टेंट बोल सकता हूं। देख इधर बेटा, एंगुलर मोमेंटम कॉन्स्टेंट की मतलब क्या है, मतलब टॉर्क जिस एक्सिस से 0 होगा, एक्सिस तो काफी सारे होंगे, टॉर्क जिस एक्सिस से 0 होगा, एंगुलर मोमेंटम वही एक्सिस से कांस्टेंट होगा। एंगुलर मोमेंटम कोई दूसरे एक्सिस के लिए और कुछ हो सकता है, वहां पे चेंज हो सकता है। जिस एक्सिस से टॉर्क 0 होगा, उसी एक्सिस से एंगुलर मोमेंटम मेरा कांस्टेंट आएगा। सोच जरा, एक्सिस पे ये बात है, क्योंकि उसी एक्सिस से, मान के चल कि ये मेरा एक्सिस है, ये मेरा एक्सिस के वजह से मेरा टॉर्क आ रहा है। अगर ये मेरा एक्सिस के वजह से टॉर्क आएगा, तो उसी एक्सिस के साथ मेरा एंगुलर मोमेंटम आएगा। कभी यहां पे एक्सिस ले लो, तो ये एक्सिस के लिए टॉर्क आएगा, यहां पे एक्सिस के लिए मोमेंटम मेरा आएगा। अब ये एक्सिस के लिए टॉर्क कुछ दूसरा आएगा, यहां पे एक्सिस के लिए टॉर्क कुछ दूसरा आएगा। अगर मेरा जिस एक्सिस के साथ टॉर्क बन रहा है, जिस एक्सिस के साथ मेरा टॉर्क बन रहा है, उसी एक्सिस के साथ मेरा एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन आएगा। आया कि नहीं, आया कि नहीं। तो टॉर्क एक्सटर्नल और एक्सटर्नल टॉर्क अबाउट एनी एक्सिस अगर 0 हुआ, तो मेरा उसी एक्सिस के हिसाब से एंगुलर मोमेंटम मेरा कांस्टेंट बनेगा, चाहे कोई दूसरे एक्सिस के लिए वहां पे एंगुलर मोमेंटम और कुछ हो या वेरिएबल हो, और दूसरी बात है। यहां तक समझ में आ गया, आई ओमेगा इक्वल टू कांस्टेंट आ गया। और यहां अब इसका कोई
छोटे छोटे एप्लीकेशन हम लिखेंगे। एक छोटा सा न्यूमेरिकल बना देते हैं, एल इक्वल टू आई ओमेगा को लेके, हाँ कि नहीं? अच्छा, एल इक्वल टू आई ओमेगा को कोई दिक्कत नहीं है न्यूमेरिकल बनाना, सिंपली फॉर्मूला डाल दो वो हो जाएगा। एक छोटे छोटे इसका एप्लीकेशन हम लिख लेते हैं। तुम्हारे डे टू डे लाइफ में ये हुआ है, तुम खुद ही देख रहे हो। सोच जरा सोच, यहाँ पे कोई बडी रखा हूं, इसको मैंने यहाँ पे रखा है, यहाँ पे कोई बडी मैंने इससे रखा है। आया समझ में? मैं अगर अभी घूमने चाहूंगा तो घूमते घूमते क्या होता है, जो मेरा स्पीड पूरा तुम खुद ही कर लो, अपने हाथ को स्ट्रेच कर लो, अपने हैंड को स्ट्रेच कर लो, कोई भी बडी अपने हाथ से रख लो, अब घूमो। जिस वेलोसिटी से घूम रहे होगे, मान के चल अभी तुम वो जो हैंड स्ट्रेच किए थे उसको तुम स्क्वीज कर लिए, अब कैसे घूमोगे? अब जोर से घूमो ना, घूमोगे? अरे हाँ या ना? दो तरह की कोशिश करके दिख लो, हैंड को स्ट्रेच करके घूमो और हैंड को स्क्वीज करके घूमो। तो हैंड को स्क्वीज करके घूमने से तुम्हारा क्या होता है कि तुम्हारा वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी ज्यादा होता है। क्यों ज्यादा होता है? वही वाला आप दिखेंगे। सोच यहां पे तू खड़ा था, हाँ कि नहीं? अब ये तेरा हैंड था, अब कोई बॉडी तू यहां से लगाया है, कोई बॉडी तू यहां से लगाया, ये जितना दूरी पे है ये भी इतना वहां पे उतने दूरी पे, ये तेरा दो पैर है, हाँ कि नहीं? अब तू वहां पे कोई एंगुलर मोमेंटम रोटेट करेगा ये एक्सिस के हिसाब से, तो आई इंटू ओमेगा तेरा जो वैल्यूज आएगा, इन ऑर्डर टू कीप दैट एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट, तू चाहता है ये वाला ओमेगा मेरा है, इन ऑर्डर टू, अच्छा यहां पे ओमेगा 1 है, आई इंटू ओमेगा 1, हाँ कि नहीं रे बच्चों? यहां पे तू खड़ा है, अच्छा ठीक है, ये तेरा हाथ है 2, ये तेरा हाथ 2 है। अभी तूने क्या किया, वो वाला डिस्टेंस को थोड़ा कम कर लिया, वो वाला डिस्टेंस को थोड़ा कम कर लिया, स्क्वीज कर लिया ऑब्जेक्ट को। यहां पे क्या था, यहां से यहां इतना जो डिस्टेंस आ जाए, यहां पे लिखा हूं आर था, अब ये वाला डिस्टेंस आर है, ये वाला डिस्टेंस आर है। सोच जरा, यहां पे जो आई मिला था, मास तो एम था, मास एम इंटू आर स्क्वायर मिला था। अब यहां पे जो मिलेगा, अच्छा मतलब आर डैश बन गया, तो यहां पे जो आई मिलेगा मुझे क्या मिलेगा, एम इंटू आर डैश का स्क्वायर। यहां पे आर इज ग्रेटर देन आर डैश था, दो चीज को कंपेयर कर, यहां पे आर डैश, यहां पे आर ज्यादा था तो यहां पे आई ग्रेटर देन आई डैश मिलेगा। अरे हाँ या ना? मेरा फॉर्मूला एल इक्वल टू आई ओमेगा इक्वल टू कॉन्स्टेंट है, एल इक्वल टू आई ओमेगा इक्वल टू कॉन्स्टेंट है, तो मुझे क्या होगा, आई ओमेगा मस्ट बी इक्वल टू आई डैश इंटू ओमेगा डैश, आई डैश इंटू ओमेगा डैश। मगर मेरा क्या है ना, आई इज ग्रेटर देन आई डैश है, अगर आई डैश से बड़ा है तो ओमेगा डैश मस्ट बी ग्रेटर देन ओमेगा इन ऑर्डर टू कीप द एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट। आया समझ में कि नहीं? एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट होना चाहिए मेरा। फॉर्मूला क्या है, एल इक्वल टू आई ओमेगा, फॉर्मूला लगा लो, आई इक्वल टू ओमेगा लगा लो, यहाँ पे ओमेगा लिख लेता हूं, आई इक्वल टू ओमेगा लगा लो। यहाँ पे आई क्या बनेगा, एम इंटू आर स्क्वायर, यहाँ पे आई क्या बनेगा, एम इंटू आर स्क्वायर। अरे हाँ या ना, एम इंटू आर स्क्वायर बनेगा। अगर एम इंटू आर स्क्वायर बना तो एम इंटू आर स्क्वायर मेरा क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा, एम इंटू आर स्क्वायर मेरा क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा। तो कांस्टेंट आने से क्या होता है, मुझे यहाँ पे मेरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा आ गया, किसमें, इसमें, क्योंकि डिस्टेंस ज्यादा था, मास तो सेम है, डिस्टेंस जिसका ज्यादा उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा। तो यहाँ पे मेरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिक्रीज हुआ, मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिक्रीज हुआ, तो दोनों को इक्वल रखने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको ऊपर जाना पड़ेगा। देखिए 5 इंटू 3 इक्वल टू 3 इंटू 5, 5 के जगह यहां पे मैंने 3 लिखा हूं, अगर तो इसको ए ले ले, इसको बी ले ले, इसको ए ले ले, इसको बी ले ले। यहां पे ए डैश बी डैश, ए से ए डैश कम है, बी से बी डैश ज्यादा होना चाहिए, बी से बी डैश, दोनों को इक्वल रखने के लिए आई एग्जांपल में दे रहा था उसी तरह। तो क्या होगा, ओमेगा डैश ग्रेटर देन ओमेगा होगा। आ रहे हाँ या ना? तो जब तुम हैंड को स्क्वीज करोगे, पास लाओगे, तुम जोर से घूमोगे। आ रहे हाँ या ना? शक्तिमान कैसे घूमता था, क्योंकि वो अपना हाथ को स्ट्रेट रखता था। शक्तिमान देखे हो ना, हाँ, शक्तिमान ऊपर को हाथ को स्ट्रेट रखता था। जितना तुम वहां पे तुम्हारा हाथ को, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सॉरी मोमेंट ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन से, एक्सिस ऑफ रोटेशन के जितना पास आओगे उतना जोर से घूमोगे, इतना जोर से घूमोगे। आया समझ में? अरे हाँ या ना? एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस कम करोगे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सॉरी एंगुलर वेलोसिटी ज्यादा होगा।
एंगुलर वेलोसिटी ज्यादा होगा। एप्लीकेशन हो गया, नेक्स्ट एप्लीकेशन को चले। कभी किसी बालक डांसर को दिखे हो क्या? किसी को दिखे हो क्या? मैंने बोला बैलेट डांसर पता है ना, आइस स्केटर उसे बोलते हैं, आइस स्केटर बोलते हैं, और बैलेट डांसर भी बोलते हैं, जो एक पैर से घूमते हैं। अगर तुम सोच जरा, एक ही पैर से खड़े हो जाओ, एक ही पैर से खड़े होके दूसरे पैर को एक पैर से ज्यादा दूर ले जाओ। देखो, ये तो तुम्हारा हाथ है, ये एक टांग है, एक टांग इधर है, वाह, पता है ना? थोड़ा पैर को स्ट्रेच कर लो, घूमो, जितना लोगे। अगर मैं थोड़ा इधर बना लिया, ये बना लिया, डायग्राम बहुत गंदा होता है। एक ही पैर से खड़े हो जाओ, दिखाता हूं। अपने एक पैर को स्ट्रेच करो, हाँ कि नहीं? स्ट्रेच करके घूमो जरा। घूमने से जितना वेलोसिटी तुम लाओगे, एक स्ट्रेच को स्क्वीज कर लो, हाँ कि नहीं? स्क्वीज करो, जो जैसे डांसर्स में करते हैं, एक पैर को स्क्वीज करो तो देखोगे क्या, ज्यादा वेलोसिटी से तुम घूम रहे हो। आया कि नहीं समझ में? थोड़ा मैं लटक जा रहा हूं, माफ करना बच्चों। तो वहां पे क्या होता है, जब तुम्हारा पैर थोड़ा डिस्टेंस पे है, तो वहां से तुम्हारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया जितना आएगा, तो यहां पे क्या होगा, जितना आई आएगा, डिस्टेंस ज्यादा है, यहां पे क्या आएगा, कम आएगा। तो आई इज ग्रेटर देन आई डैश आएगा। आई का ग्रेटर देन आई डैश आएगा, तो एल इक्वल टू क्या बनेगा, आई ओमेगा। हमको क्या करना है, आई ओमेगा इक्वल टू आई डैश ओमेगा डैश करना है। तो जाहिर सी बात है, आई अगर ग्रेटर देन आई डैश हुआ तो ओमेगा मस्ट बी लेस देन ओमेगा डैश। तो इसमें ज्यादा मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा, ज्यादा जोर से तुम घूमोगे। आया समझ में? क्यों ज्यादा जोर से घूमते हैं? तो वो जो डांसर्स हैं या आइस स्केटर्स होते हैं, उनको ये सिखाया जाता है कि तुम तुम्हारा एक्सिस ऑफ रोटेशन के साथ तुम्हारा पैर को स्क्वीज कर लो, ताकि तुम जोर से घूमो। उनका ट्रेनिंग इसी से ही चलता है, फिजिक्स कहीं पे भी है, तुम्हारे उनका ट्रेनिंग यहीं से चलता है। आया समझ में? एक क्यूबा ड्राइवर होता है, बाकी नहीं? क्यूबा ड्राइवर पता है ना, जो ड्राइवर्स होते हैं, जंपिंग फ्रॉम ए स्प्रिंग बोर्ड exhibit somersaults in air before touching the water surface। जो यहां से सोच जरा, यहां से कोई डाइव, अच्छा ये वाला तीसरा एप्लीकेशन क्या होता है, देख इधर। तो यहां पे कोई आदमी से जंप करेगा, तो जंप करते वक्त उसका पैर और उसका सर, पैर और सर दोनों में पूरा स्ट्रेट होना, ऐसे चलेगा। जब ये यहां से रोटेट करेगा, सोच जरा, देखता है ना, इसे घूमते हैं, हाँ कि नहीं? फ्लिप मारते हैं। जब तू फ्लिप मारेगा, तो तेरा पैर के साथ जो सर होगा, वो वाला क्या होगा, बहुत ही क्लोज आना चाहिए। जितना पैर और सर क्लोज आएगा, तुम्हारा हेड और फुट जितना क्लोज आएगा, तो उतना जोर से फ्लिप कर सकता है, क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए वहां पे जो एक्सिस बनता है, उसका डिस्टेंस कम हो गया। जब डिस्टेंस कम हो जाएगा एक्सिस से था, तेरा एंगुलर वेलोसिटी ज्यादा हो जाएगा, तेरा एंगुलर वेलोसिटी क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। तो ज्यादा हो जाने से क्या होता है, तू जितना ज्यादा फ्लिप मारेगा, तुझे मार्क्स ज्यादा मिलेगा। वो जो खेल है यार, ये जो स्पोर्ट्स होता है ना, जितना ज्यादा तू फ्लिप मारेगा, जितना ज्यादा तू फ्लिप कर सकता है एयर में, तुझे उतना ही क्या मिलेगा, मार्क्स मिलेगा। और जब फ्लिप हो जाएगा, ये है तेरा वाटर लेवल है, यहां पे जब तू गिरेगा, तो तू क्या करेगा, अपने जो एक्सिस था, पैर और जो क्या सर को तुमने जो स्क्वीज कर लिया था, उसे तू एक्सटेंड कर लेगा। तो एक्सटेंड करने से यहां से तू पानी में सीधा गिर सकता है, ताकि तुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। सोच रहा है ये वाला, एक डाइवर के साथ ऐसा होता है, पता है ना डाइवर, अरे हाँ या ना, जो समरसॉल्ट्स ले जाते हैं, ये ऐसे गया, जब यहाँ पे उसका हेड था, अब इसके यहाँ पे फुट था, अब यहाँ क्या हो गया, हेड और फुट दोनों एक साथ आ गए, पूरा स्क्वीच हो गया। अब जब गिरेगा, यहाँ पे फुट होगा, यहाँ पे हेड होगा। आया समझ में? अरे हाँ या ना? तो कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऐसे ही होता है, उसका भी जो एप्लीकेशन छोटे छोटे होते हैं। आया समझ में? सोच रहा हूं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर कोई यहाँ पे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, कहीं पे तुम समझ नहीं आया तुमको, तो मुझे कमेंट्स पे लिखो, मैं और एक बार उसे समझाने के लिए कोशिश करूंगा।
हुआ? ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही था। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। हुआ? थैंक यू।